कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा, अटलांटिक महासागर के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई और एक विशाल एयरबस A330 के दोनों इंजन अचानक काम करना बंद कर दें। आज के इस विश्लेषण में हम एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की उस खौफनाक रात की गहराई में उतरेंगे। ये समझना सच में बेहद रोमांचक और जरूरी है कि कैसे एक बिल्कुल रूटीन सी उड़ान एविएशन इतिहास की सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक में बदल गई। मेडे मेडे, एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236। रडार और रेडियो पर गूंज उठी फर्स्ट ऑफिसर डिर्क डे जैगर की इस एक कॉल के साथ विमान में मौजूद 319 जिंदगियां अचानक से अंधेरे और खौफ में डूब गई थीं। सब कुछ एकदम शांत और भयानक, लेकिन यह खौफनाक पल अचानक से नहीं आ गया था। इसके पीछे की पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए उड़ान 236 की शुरुआत पर चलते हैं। 24 अगस्त 2001 को टोरंटो से लिस्बन के लिए ये उड़ान हर मायने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी। और हाँ, कॉकपिट में अनुभव की तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी। कैप्टन रॉबर्ट पेशे के पास 16,800 घंटे का लंबा उड़ान अनुभव था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डिर्क डेजेलर के पास 4,800 घंटे थे। दोनों ने टेक ऑफ से पहले सारे चेक बहुत ही बारीकी से पूरे किए थे। इस अनुभवी क्रू के लिए ये बस एक और आम रात की तरह ही था। और इस लंबी उड़ान के लिए विमान में 46,900 किलोग्राम ईंधन भरा गया था। जरा सोचिए, 46,900 किलो, ये भारी मात्रा इस ट्रांस अटलांटिक यात्रा के लिए पर्याप्त से भी कहीं ज्यादा थी। ईंधन की एक एक बूंद इस सफर के लिए अहम थी और यही आंकड़ा आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला था। अब आते हैं उस पल पर जब कॉकपिट में पहली चेतावनी गूंजी। उड़ान को करीब 4 घंटे बीत चुके थे। रात के 1:06 हो रहे थे। तभी अचानक पायलटों की स्क्रीन पर कुछ बहुत ही असामान्य रीडिंग्स फ्लैश होने लगी। राइट इंजन में एक साथ हाई ऑयल प्रेशर, लो ऑयल क्वांटिटी और लो टेम्परेचर दिखाई दे रहा था। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही विरोधाभासी था। दोनों अनुभवी पायलटों ने अपने करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब ग्राउंड मेंटेनेंस टीम से बात की गई तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। सबने बस यही मान लिया कि खैर ये सिर्फ एक सेंसर की खराबी होगी। अब इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एयरबस के ट्रिम टैंक ट्रांसफर सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि उड़ान के दौरान विमान का बैलेंस बनाए रखने के लिए कंप्यूटर अपने आप पूंछ के टैंक से पंखों की ओर ईंधन भेजता है। फ्लाइट 236 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब अजीब रीडिंग्स आ रही थीं, तभी यह सिस्टम अपने आप चालू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम अनजाने में एक बहुत बड़े खतरे को छिपा रहा था। और यहीं से सामने आती है कि घातक गलती और रिसाव की बात। हैरानी की बात तो ये है कि असली समस्या आसमान में नहीं, बल्कि एक हफ्ते पहले जमीन पर ही शुरू हो गई थी। मेंटेनेंस के दौरान एक मिसमैच्ड इंजन पार्ट को जबरदस्ती फिट कर दिया गया था। नतीजा, फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स सही से अलाइन नहीं हो पाए और उसी जगह से अब हवा में हजारों फीट ऊपर ईंधन लगातार रिस रहा था। जरा सोचिए, एक छोटी सी मानवीय चूक जो अब एक विशाल संकट बन चुकी थी। हालात बेहद तेजी से हाथ से निकलते जा रहे थे। 1:06 पर पहली चेतावनी आई, लेकिन जैसा कि हमने बात की, स्वचालित सिस्टम ईंधन ट्रांसफर करता रहा और रिसाव छिपा रहा। फिर 1:33 पर फ्यूल इम्बैलेंस की चेतावनी मिली और अंततः 1:43 पर वो वार्निंग आ गई जिसे सुनकर किसी भी पायलट के पसीने छूट जाएं, लो फ्यूल वार्निंग। और ठीक यहीं पर क्रॉसफीड वाल्व खोलने का वो फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्रू को अभी भी यही लग रहा था कि ये महज एक सेंसर एरर है। दोनों पंखों में ईंधन बराबर करने के लिए उन्होंने ये वाल्व खोल दिया। इरादा तो बिल्कुल सही था, लेकिन परिणाम बेहद विनाशकारी। ऐसा करने से भरे हुए बाय टैंक का ईंधन भी अब सीधे रिसने वाले दाएं इंजन की ओर जाने लगा और सीधा महासागर में गिरने लगा। फिर वो खौफनाक पल आया जब दोनों इंजन बंद हुए। ईंधन के स्तर में जो गिरावट आई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। टेक ऑफ के समय जहां 86,900 किलो फ्यूल था, वहीं अजोरेस की ओर इमरजेंसी डायवर्जन के समय यह तेजी से गिरकर 7,000 किलो रह गया। और जब अजोरेस से 250 किलोमीटर दूर दायां इंजन फेल हुआ, तब पता है ईंधन कितना बचा था? मात्र 600 किलो। दायां इंजन बंद होने के बाद भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी, ETOPS 180 सर्टिफिकेशन। इसका मतलब है कि ये विमान एक इंजन के सहारे भी 180 मिनट तक सुरक्षित उड़ान भर सकता था।
तो क्रू को पूरी उम्मीद थी कि वे अपने एकमात्र बचे हुए बाएं इंजन के सहारे किसी तरह अज़ोरिस तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रनवे से अभी भी 120 किलोमीटर दूर आखिरी उम्मीद भी टूट गई और दूसरा इंजन भी बंद हो गया। 150 टन का ये विशालकाय विमान अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। अब ये कोई उड़ता हुआ आधुनिक विमान नहीं था, बल्कि आसमान में एक भारी बिना इंजन वाले ग्लाइडर में बदल गया था। इतने बड़े संकट में जब विमान की सारी पावर चली गई, तब एक छोटा सा सिस्टम काम आया, राम एयर टर्बाइन यानी RAT। ये एक छोटा सा इमरजेंसी प्रोपेलर होता है जो विमान के बाहर हवा के तेज बहाव में निकल आता है। इससे इतनी बेसिक बिजली पैदा हुई कि कॉकपिट के कुछ जरूरी उपकरण और हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते रहें। इसके बिना पायलट विमान को नियंत्रित ही नहीं कर पाते। इसके बाद जो हुआ वो थी अज़ोरिस में एक चमत्कारिक लैंडिंग। बिना इंजन के इतने भारी विमान को उतारना कोई मजाक नहीं है। विमान रनवे से सिर्फ 8 मील दूर था, लेकिन उसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी, जो लैंडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। इस ऊंचाई को कम करने के लिए कैप्टन ने एक बेहद जोखिम भरा 360 डिग्री टर्न लिया। उसके बाद हवा में S टर्न्स किए ताकि स्पीड और ऊंचाई दोनों को कम किया जा सके। यहाँ एक मामूली सी चूक का मतलब था सीधे अटलांटिक महासागर में समा जाना। और फिर रात के 2:31 पर एक बहुत ही जोरदार हार्ड लैंडिंग हुई। झटके इतने तेज थे कि 12 में से 8 टायर फट गए और लैंडिंग गियर में आग लग गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीम पूरी तरह तैयार थी। सबसे बड़ी राहत की बात, सभी 306 यात्री और 13 क्रू सदस्य सुरक्षित बच गए। केवल 16 लोगों को मामूली चोटें आईं। ये सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था। घटना के बाद हुई लंबी जांच में जो नतीजे सामने आए वो दोनों पक्षों की गलतियों को उजागर करते हैं। मेंटेनेंस क्रू की जबरदस्ती की गई फिटिंग ने शुरुआती रिसाव पैदा किया और फ्लाइट क्रू भी उस रिसाव को पहचानने में विफल रहा। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद बिना इंजन के इतने बड़े विमान को सुरक्षित उतारने के असाधारण कौशल के लिए कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इन चेतावनियों को समय रहते पकड़ा जा सकता था, या फिर जब चीजें गलत होती हैं तो आधुनिक एविएशन का ऑटोमेशन इतना भ्रामक हो जाता है कि वो इंसानी समझ को भी चकमा दे दे। फ्लाइट 236 की ये पूरी घटना हमें दिखाती है कि आज के इस तकनीकी युग में भी इंसान और मशीन के बीच का संतुलन कितना नाजुक है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें